आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये वाले इशू को मैंने 4 दिन पहले कवर किया था। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं छुट्टी पर हूं, तो अभी तो करेंटली मैं मतलब नहीं कर पाया जब ये रियल टाइम में चीजें हुई, बट कोई बात नहीं, धीरे दुरुस्त है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं वैसे भी कोयम्बटूर के होटल से लेक्चर कर रहा हूँ। तो भाई बशार अल असाद की बात करेंगे। देखिए असाद जो है, बशार अल असाद, असद, फसाद, घसाद, जो भी बोल दीजिए आप, तो क्या हुआ इनके साथ? होना ही था ये। जब तुम जनता पे इतना जुल्म करोगे, तुम्हारा देश इतना बर्बाद, तो ये होगा ही होगा, भागोगे ही भागोगे। तो चलिए देखते हैं। चाणक्य नीति की क्लास दोस्तों हमारी चल रही है। अगली क्लास 19 को है, कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो एक एक करके नजर डालते हैं 5 सवालों के जवाब। सबसे पहले ये हुआ कैसे, आपको एक एक चीज मैं बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा कि भाई देखो सीरिया है, एक सीरिया की आर्मी है। सीरिया की आर्मी, अरब स्प्रिंग आया 2011 में, जितनी भी डिक्टेटर्स थे, जो भी वो देश जिसमें एक ही इंसान के पास सत्ता थी, वो गिरने लगी। डेमोक्रेसी की मांग उठी। सीरिया में भी डेमोक्रेसी की मांग उठी। सीरिया में एक 14 साल के बच्चे ने ये लिख दिया कि भाई बशार अल असद, तुम्हारी मौत आने वाली है। उसके बाद उस बच्चे को उठाया गया, उनके दोस्तों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया। जब पेरेंट्स गए बच्चों को छुड़ाने, तो बोला कि अपनी महिलाओं को हमारे पास भेज दो, ये तुम्हारे बच्चे मरेंगे, हम और बच्चे पैदा करके दे देंगे। रातों रात जो है वो प्रोटेस्ट हो गया, वॉयलेंट हो गया। तो अब क्या हुआ कि बशार अल असद ने बोला सबको उड़ा दो। तो वहां पे आर्मी के ही अंदर, भाई तख्ता पलट ऐसे ही होता है, आपकी आर्मी बगावत कर देती है बस। तो आर्मी के अंदर एक धड़ा ऐसा हो गया, बोला कि नहीं हम नहीं गोली चलाएंगे, और एक फ्री सीरियन आर्मी खड़ी होगी। तो एक तरफ सीरिया की आर्मी है और एक तरफ फ्री सीरियन आर्मी है। ये आप समझ गए, वेरी गुड। आईसिस और अलकायदा भी इसमें कूद गए, बोला कि अरे बहुत बढ़िया है यार, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। कुछ रेबेल ग्रुप्स कूद गए जिन्होंने अभी ये किया है। तो ये पूरी खिचड़ी पक गई। लेकिन मेन यहां पे एक फ्री सीरियन आर्मी है और एक सीरिया की जो मेन सरकार चल रही है। अब क्योंकि बशार अल असद शिया है तो ईरान उसको सपोर्ट करेगा, और अगर ईरान सपोर्ट करे तो रशिया सपोर्ट करेगा। तो रशिया, ईरान, चाइना इनफैक्ट वो सीरिया के सपोर्ट में है, ठीक है। और अमेरिका जो है वो आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हो रही है। तो अभी 14 दिन के अंदर अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए नवंबर में क्या हुआ था, आपको याद है कि अभी इसी नवंबर तो ठीक है, लेकिन पिछले इस अप्रैल में सीरिया में ईरान की कौंसुलेट थी, उसको उड़ा दिया था इसराइल ने। इसराइल भी इसमें बहुत बड़ा प्लेयर है ना, गोलन हाइट से लेकर बहुत कुछ है। इसराइल जो है वो काफी पार्ट ले जाएगा सीरिया। कब सीरिया बटने वाला है, अगला क्या होने वाला है, सीरिया बढ़ जाएगा। यही हाल आगे जाके पाकिस्तान का भी होने वाला है। तो अब यहां पे एक एक करके 14 दिन के अंदर अंदर, मतलब आप समझिए कि ये 50 साल से ऊपर पहले तो इनके पिताजी थे, अब ये आ गए डॉक्टर साहब। तो 14 मतलब इतने सालों का रूल जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया। 27 नवंबर, ठीक है, 14 साल हो गए सीरियन सिविल वॉर को। 2010 से लगातार चल रहा है। 2020 में एक स्टेलमेट हो गया था। जो रिबेल्स थे उन्होंने, एलेप्पो आपको पता ही है कि एक बहुत ही बड़ा शहर है, उन्होंने क्या किया, अटैक्स करने शुरू किए जो नॉर्थ वेस्ट सीरिया सरकारी ऑफिसेस पे, ठीक है, सरकार पे अटैक करने शुरू किए। उनको कंट्रोल में लोगे तो ठीक है। अब ये जो थे, ये अटैक्स हयात तहरीर अल शाम, HTS, याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप रहा है और यही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये अलकायदा का ऑफशूट है, अलकायदा से निकला है ये ग्रुप। तो ऑपोजिशन ने क्या किया, ऑपोजिशन फोर्सेज जो रिबेल ने, उन्होंने एलेप्पो और इदलिब उसका कंट्रोल ले लिया अपने पास। काफी कंट्रोल आ गया 2020 के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर चीजें जो है वो चलती रही, और 29 नवंबर को रिबेल्स एलेप्पो एंटर कर गए, सीरिया का सबसे बड़ा शहर, राइट। पहली बार ये एलेप्पो, क्योंकि 2016 में इनको बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है। अब हालांकि उस समय रशिया और ईरान सीरिया की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली रशिया और ईरान का इतना ज्यादा सपोर्ट मिला नहीं। हालांकि ईरान बहुत कुछ कह रहा है, और इसी वजह से इसका फायदा उठा के रिबेल्स एलेप्पो एंटर कर गए 29 नवंबर को। 30 नवंबर को क्या हुआ, रिबेल ने बोला कि अब एलेप्पो हमारा है। उन्होंने जो सिटाडेल है, जो मेन एरिया है, वहां पे झंडा लहरा दिया। 1 दिसंबर को क्या हुआ, सीरिया ने बोला अच्छा बेटा आ जाओ मैदान में, भगा के नाम आ रहा, तो अब हमारे लीडर का बशार अल असद का नाम बदल देना, बदल दो नाम। तो सीरियन मिलिट्री जो है उसने काउंटर अटैक शुरू किया इदलिब और एलेप्पो पे। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची हैं, वो उस समय दमास्कस में थे और बोला कि अरे हम सपोर्ट देने वाले हैं, चिंता की बात नहीं है, हम पूरी तरीके से असद को सपोर्ट करेंगे, यार मारो, हमें पीछे
हिजबुल्ला जो है बहुत बड़ा एलाई, वो भी अभी इजराइल के साथ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर इंसर्जेंट्स को पीछे ढकेला गया। हमास जो यहाँ पे शहर है 10 किलोमीटर तक उससे पीछे चलेगा, और रशिया ने भी इधर एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। तो ईरान और रशिया की हेल्प मिल रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिबेल्स है वो पीछे हट गए। 5 दिसंबर को क्या हुआ, रिबेल हमा पे आ गए, और उसके बाद 80 स्क्वायर जो चौराहा है वहां का, वहां पे सेलिब्रेट करने लग गए। और सरकार को बहुत भयानक 2011 के बाद भयानक प्रोटेस्ट यहाँ पे, और लोग भी शामिल हो गए। 6 दिसंबर को रिबेल्स ने हमा, जो सीरिया का सबसे तीसरा एक तरीके से सबसे बड़ा शहर है, उसको ले लिया। और हमा को बोला जाता है कि दिस इज द गेटवे टू हमा दमास्कस, कि दमास्कस का दरवाजा, अगर तुम यहाँ इसको जीत लिए तो दमास्कस एंटर कर जाओगे। तो अभी एलेप्पो भी पास हो गया है इनके पास, क्या कहते हैं 6 दिसंबर आते हैं तो इनका हमास में खाली दमास्कस रह गया है। अब यहां पे हालत खराब होने लगी असाद की कि भाई अब तो मेरा वक्त आ गया है। उसके बाद हमास गिरा और असाद को पता चल गया कि अब ये अंदर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म है, ये भाग गए। 8 दिसंबर को सीरिया की स्टेट टेलीविजन ने ये बोला कि भैया मुबारक हो, नई सरकार आ गई, और मुबारक हो एचटीएस हुआ है, सीरिया बटने वाला है। एचटीएस के कमांडर अबू मोहम्मद अल गोलानी ने बोला कि हो गया, और उमायत मस्जिद गया है दमास्कस में और बोला कि बस इस्लामिक नेशन, विक्ट्री फॉर द इस्लामिक नेशन। और मैं रशिया को बताना चाहता हूं, निकल पहली फुर्सत में निकल, ये हुआ है। 14 दिन का मैंने आपको बता दिया। तो इस समय सीरिया कंट्रोल में है रिबेल्स के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या थी यहां पे सीरिया के साथ। पहली बात तो ये थी ना कि जो हिजबुल्ला रशिया, वो सब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, हिजबुल्ला इजराइल से लड़ रहा है, तो इतनी मदद नहीं कर पाए। अगर ये वॉर नहीं हो रही होती ना तो सीरिया कभी गिरता नहीं। 2011 में गिरा नहीं, गिरा। अमेरिका ने कहीं ना कहीं यहां पे रिबेल्स को सपोर्ट तगड़े से किया, और अमेरिका इस समय खुश है। अमेरिका इस समय, क्योंकि अब बटने वाला सीरिया, जो टर्की का हाल हुआ था, ओटोमन एम्पायर का हाल हुआ था ना, बांट दिया था सब, वही सीरिया के साथ होने वाला है, एग्जैक्ट वही को। फिर उसके बाद लेबनान, भाई आपको पता है कि मुझे लगता है कि पूरा प्लान था। अमेरिका ने पहले इजराइल को एक प्लान बनाया। अमेरिका ने बोला कि देखो एक काम करो, मेन हमारा टारगेट सीरिया होना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारा पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पास होगा। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले क्या करो कि इजराइल तुम्हें लेबनान पे हमला करो, उनकी कमर तोड़ दो, हिजबुल्ला मदद कर नहीं पाएगा, इधर से हम यहां पे तख्ता पलट करवा देंगे। समझ रहे हो? और आपको बता दो ना कि सीरियन आर्मी भी भाई खुश नहीं है, उनका दिमाग खराब है, क्योंकि भाई 13 साल से लड़ रहे हैं, करप्शन रैम्पेंट है, वेस्टर्न सैंक्शंस ने पागल कर दिया है, लोग परेशान हैं, लोग बहुत परेशान है। और टर्की जो है ना, टर्की असाद के साथ है नहीं है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्दर्न सीरिया में टर्की के पास भी अच्छे खासे एरियाज हैं। ये चीज है, 30 लाख रिफ्यूजीज जो है वो इस समय टर्की में रह रहे। हालांकि टर्की अमेरिका की बात मानेगा, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि अल्टीमेटली वो अमेरिका के दबदबे के ही नीचे है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जहां 1990 में 18.9 बिलियन डॉलर सीरिया की जीडीपी हुआ करती थी, आज वो 8.9 बिलियन डॉलर पे है। खत्म हो चुका है सब। समझ रहे हो? अभी तक 1.5 करोड़ के करीब लोग भाग चुके हैं। 90% पॉपुलेशन जो है, 100 में से 90 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे जी रहे हैं। तो कैसे, किसको ऐसी जिंदगी चाहिए बताइए? तो भाई अब जो भी है, लेकिन असाद ने स्टेबिलिटी का इंप्रेशन दिया, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन ने किया था, वैसे असाद ने यहाँ पे कि देखो हम जितने भी बुरे हैं लेकिन हम स्टेबल हैं। लेकिन अब भाई अरब स्प्रिंग से बच गए थे असाद, बट अब तो बच नहीं पाए, अब तो खेल खत्म है। अनसर्टेनिटी है सीरिया में होगा क्या। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इस समय एचटीएस है। अब भाई अमेरिका और यूनाइटेड नेशन दोनों ने ही इसको एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। अबू मोहम्मद अल जोलानी, जिसकी हमने बात की थी, वो अमेरिका ने बोला कि भैया आतंकवाद है ये, और $10 मिलियन देंगे जो इसकी इंफॉर्मेशन देगा। अबे वो सामने से तुमसे डील करेगा, वो तुमको पैसे देगा। बल्कि सीरियन सैल्वेशन को एचटीएस ने सपोर्ट किया। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आगे होगा क्या। लेकिन क्या सीरिया की यूनिटी अचीव की जाएगी? अभी भी सीरिया पूरी तरीके से डिवाइडेड है। कुछ टर्की कंट्रोल करता है, कुछ सीरियन सरकार तो अब तेज की चली गई, तो रिबेल्स के पास ही सब कुछ आ गया। कुछ कुर्द कंट्रोल करते हैं, कुछ अमेरिका कंट्रोल करता है। क्या सब कोई, हर एक ग्रुप एक साथ आएगा? भाई अगला स्टेप तो यही होगा ना, यहां पे जो रिबेल्स है, अगला स्टेप यही होगा। अगर अमेरिका इंटरवीन करता तो अलग बात है कि भाई किसी तरीके से इन एरियाज को अपने कब्जे में लिया जाए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल एक्टर्स के क्या करें? भाई टर्की जो है वो इसमें सबसे बड़ा विनर टर्की है, सबसे बड़ा। टर्की नहीं, टर्की इस समय भंगड़ा पा रहा होगा, भंगड़ा पाले
क्योंकि रिबेल्स पे इनका इन्फ्लुएंस है, टर्की का, और टर्की का कौन सपोर्ट करता है? अमेरिका एंड इजराइल। तो अब दोनों ही जो है इस समय, अमेरिका, इजराइल और टर्की, टर्की सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे कुर्द जो है वो बड़ा परेशान हो गया, अमेरिका बोले धोखा दिया हमको, ऐसे अमेरिका बोल रहा, मतलब कुर्द जो है बोल रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि पक्का इन्वॉल्व होगा। अभी 900 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो सीरिया में है। कुर्द जो बहुत, मतलब एक तरीके से कुर्द और अमेरिकन भाई भाई। ईरान और रशिया सबसे बड़े लूजर्स हैं। असाद अब इस समय पुतिन के पास ही तो गए हैं, बोला कि हमको पनाह दो, दिए पनाह, क्या कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। भाई देखिए, ये चेस बोर्ड है, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। ईरान कमजोर है, इजराइल स्ट्रांग है, रशिया ने अपना सबसे बड़ा दोस्त खो दिया है, समझ रहे हो। एक तरीके से यहां पे अमेरिका की जीत होती हुई दिख रही है। टर्की ने ऑलरेडी यूक्रेन को सप्लाई किया है, इससे रशिया यूक्रेन पे भी युद्ध पे असर पड़ सकता है, यूक्रेन गड़बड़ कर सकता है। जो अब हम कह रहे थे ना कि रशिया बहुत विनर विनर, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, चीजें बदलेंगी। रशिया से S-400, अब देखिए रशिया जो, मतलब टर्की जो है, टर्की ने S-400 भी खरीदा है रशिया से। टर्की वैसे तो दोनों के साथ रहता है, जैसे भारत है ना, भारत न्यूट्रल, लेकिन टर्की न्यूट्रल, अर्दोगान जो है ना थोड़ा कट्टर आदमी है, लेकिन वो न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों के साथ रहता है, बट उनका ज्यादा झुकाव, क्योंकि अमेरिका है तो अमेरिका की तरफ रहेगा। तो यही है, बाकी जो भी होगा हम बताएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत है, अगले 6 महीने में चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।